हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, साउंड या फिर वेव्स। देखो, एचएससी बोर्ड में जो 11th स्टैंडर्ड में नाम है चैप्टर का वो है साउंड, और सीबीएसई बोर्ड में जो चैप्टर है नाम का दैट इज़ वेव्स। बट दोनों में कंटेंट एग्जैक्टली सेम है पूरा का पूरा, तो इसलिए मैंने दोनों चैप्टर का नाम साइमल्टेनियसली रख दिया है, तो एचएससी वाले भी पढ़ें और एनसीईआरटी वाले या सीबीएसई वाले भी पढ़ें। ठीक है, चलो ये चैप्टर में हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि वेव्स के बारे में पढ़ना है कि वेव्स क्या होती हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमको साउंड के बारे में पढ़ना है। तो क्या है मालूम है, चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना वो पूरा वेव्स का इंट्रोडक्शन है, और फिर वेव्स से हम एक पार्ट में अलग हो जाते हैं कि हम सिर्फ साउंड वेव्स पढ़ेंगे। ये सेम एनसीईआरटी में भी होता है और एचएससी में भी होता है, इसलिए एचएससी वालों ने नाम साउंड रखा है और इसलिए एनसीईआरटी वालों ने नाम वेव्स रखा है। उसके पीछे तुम परेशान मत हो, कंटेंट सेम ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझना चालू करते हैं कि वेव्स होती क्या है या वेव क्या होती है। पहले वेव समझ लेते हैं, फिर वेव के टाइप समझेंगे। देखो, व्हाट इज़ अ वेव। वेव सबने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ वेव क्या होती है। जैसे समझो ये एक रस्सी है और इस रस्सी को यहाँ से फिक्स रखा है। अब देखो क्या करते हैं, ये रस्सी को यहाँ से पकड़ के सपोज़ मैं ऐसे इस पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता हूँ। ये रस्सी है, ऐसे सीधी रस्सी है, मैं इस पर ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तुमको मालूम है क्या होने वाला है, तुमको मालूम है ये एक ऐसे वेव के शेप में हो जाएगा। या अगर जिसको ये नहीं समझ में आया है तो एक पानी कहीं रुका हुआ है अगर जैसे, तो उसमें एक छोटा सा पत्थर डालो। पानी अगर रुका हुआ है और उसमें तुमने एक छोटा सा पत्थर डाला, जैसे यहाँ वो पत्थर गिरा, तो इस पत्थर जहाँ पत्थर गिरा है उसके चारों तरफ से ऐसे रिपल्स निकलते हैं, है ना। पानी में ऐसे पत्थर के चारों तरफ रिपल्स निकल के ये रिपल्स ऐसे आगे जाते हैं, इसी को वेव्स बोलते हैं। तो वेव का जो एक्चुअल डेफिनेशन है या वेव का जो ठीक से समझने का बात है उसको हम समझेंगे कि वेव्स एक्चुअल में क्या है, और वेव्स की वजह से पार्टिकल्स को, वेव्स की वजह से मीडियम को, ये सब क्या होता है। जैसे हम अलग अलग नाम सुनेंगे, इसमें बहुत सारे टर्म्स सुनेंगे, नए नए टर्म्स होंगे। पहले वेव को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, जब मैंने रस्सी को, ये जो रस्सी है, जब मैंने ये रस्सी को यहाँ से पकड़ के, सपोज़ जैसे ये रस्सी है, इसको मैंने पकड़ के यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे मूव कराया, है ना, ये मैंने मोशन कराया, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, है ना, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। इसी को बोला हमने कि ये वेव है। ठीक है, फाइन, इतना तक तो समझ में आया। अब इसके कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो कि ये वेव में एक्चुअल में हम क्या समझ रहे हैं। हम जब देखेंगे तो ये वेव हमको ऐसे आगे जाती हुई भी दिखाई पड़ेगी, है ना। किसी ने नहीं देखा है तो एक रस्सी ले लो और रस्सी पे ऐसे प्रोड्यूस करो वेव, तुमको दिखाई पड़ेगा ये ऐसे आगे जा रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे देखो ये हाथ को मैं ऐसे ऊपर नीचे करूं तो ये हाथ कहीं जा नहीं रहा है, बट देखने में ये हाथ आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझा क्या बोला। वैसे ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक के बीच में फिक्स है, रस्सी कहीं नहीं जा रही है, बस रस्सी पे जो वेव बनी है वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे हैं, बस मीडियम के पार्टिकल्स किसी एक तरीके का मोशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट वेव आगे जा रही है। तो क्या है मालूम है, देखो वेव क्या है पता है, इसमें से वेव क्या है। देखो, अभी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन को वेव नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। वेव इस पूरे चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, ये जो पूरा फिनोमेना दिखाई पड़ रहा है मेरे को, इसको वेव बोलते हैं। तो वेव का जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो वेव वो एनर्जी है या वो डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में चल रहा है। देखो, तुमने यहाँ से डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस किया, रस्सी के एक एंड को पकड़ के तुमने डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे बाकी पार्टिकल्स तक भी पहुँचा। ऑफकोर्स तुरंत ही पहुँचा है तुम्हारे लिए, बट टाइम का गैप तो है ना। तुमने जैसे इसको डिस्टर्ब किया तुरंत थोड़ी ना लास्ट वाला पार्टिकल हिलने लगा, लास्ट वाले में पहुँचने में टाइम लगा है, या लास्ट वाले के पास पहुँचने में टाइम लगा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस तुमने दिया, ये डिस्टर्बेंस टाइम के साथ आगे जा रहा है और बाकी के पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो वेव क्या मालूम है, वेव इज द एनर्जी और द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स इन द मीडियम और दैट मूव्स इन द मीडियम, उसी को हम वेव बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इट इज द डिस्टर्बेंस और द एनर्जी दैट ट्रांसमिट्स और मूव्स इन द मीडियम। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बेसिकली इट इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब क्या, डिस्टर्बेंस क्या होता है, हमने इसको एनर्जी दी है ना, तो डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द मीडियम is or basically forms a wave.
ये जो एनर्जी या डिस्टर्बेंस मीडियम में ट्रैवल कर रही है ये एक वेव फॉर्म करती है। ध्यान से समझ में आया क्या होता है वेव? देखो वेव ये पार्टिकल्स नहीं है, वेव ये रस्सी नहीं है, रस्सी के ऊपर पार्टिकल्स को जो डिस्टर्बेंस मिला है वो वेव है। फ़र्क समझ लेना, वेव क्या है? वेव ये रस्सी नहीं है, वेव ये पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से रस्सी एक अलग तरीके का शेप ले रहा है और वो शेप लाने के लिए जो डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल है वो वेव है, ठीक है, एनर्जी। सो दैट एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द मीडियम इट फॉर्म्स अ वेव। और ये देखो ये डिस्टर्बेंस कर क्या रहा है, जैसा तुमने डिस्टर्बेंस इसको दिया, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये वाले रस्सी के पार्ट को पकड़ के ऊपर नीचे कराया तो बाकी के पार्ट्स भी ऊपर नीचे ही जा रहे हैं। यानी जिस तरीके का डिस्टर्बेंस तुम एक पार्टिकल को दे रहे हो सेम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बाकी के पार्टिकल्स को भी टाइम के साथ मिल रहा है। तो ये वेव का स्पेशलिटी, तुम जो डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल को देते हो वो सेम डिस्टर्बेंस बाकी के पार्टिकल्स के पास ट्रांसमिट होता है। समझा? ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया वेव का। इसको और कैसे समझोगे? बहुत तरीके से समझ सकते हो। तुमने कभी देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, उसमें लोग वेव्स फॉर्म करते हैं। कैसे वेव्स फॉर्म करते हैं? दे लिफ्ट देयर हैंड्स, वो अपने हाथ सिंक्रोनाइज करके उठाते हैं ऊपर नीचे और एक ऐसी वेव फॉर्म होती हुई दिखाई पड़ती है। फुटबॉल मैचेस देखा होगा तुमने या क्रिकेट मैचेस देखा होगा तो उसमें ये चीज़ कॉमन है, वो अपने हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो पूरा जो स्टेडियम का एक रो होता है उसमें एक वेव बनती हुई दिखाई पड़ती है। हाथ ही नहीं, लोग खड़े होते और बैठते भी हैं तो उससे एक वेव फॉर्म हो जाता है। तो उससे देखो लोग कहीं नहीं जा रहे, उनका हाथ कहीं नहीं जा रहा, उनका हाथ खाली ऊपर नीचे, उनका हाथ इस जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है, पर तुमको देखने में क्या दिखाई पड़ेगा कि वहाँ से वेव ऐसे चल के आ रही है, मतलब एक जगह से वेव ऐसे चल के दूसरे जगह पे जा रही है। इसको बोलते हैं हम लोग वेव, ठीक है। अब इन वेव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला एक वेव होता है मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव होता है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है? मैकेनिकल वेव मतलब ऐसा वेव जिसको मीडियम का ज़रूरत होता है चलने के लिए। जैसे ये मैंने रस्सी वाला वेव बताया ना, ये देखो ये रस्सी थी और रस्सी के एक पार्टिकल को पकड़ के मैंने ऊपर नीचे मूव कराया तो इस पे ये वेव मेरे को बन के मिल गई, ठीक है। अब तुम सोचो यहाँ ये रस्सी नहीं होती तो तुम हवा को पकड़ के ऐसे मूव करा लेते क्या? नहीं। तो ये टाइप ऑफ वेव बनाने के लिए रस्सी कंपलसरी है। तो अ वेव विच रिक्वायर्स मीडियम, विच रिक्वायर्स मीडियम, ये कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो पानी वाला एग्जांपल दिया ना मैंने तुमको, रुका हुआ पानी है कहीं, तुमने उसमें एक छोटा सा पत्थर डाला तो पानी में रिपल्स ऐसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ज़रा तुम उसको भी एनालाइज करो या थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। तो रिपल्स जब आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ तुमने पत्थर डाला तो ये रिपल्स, ऐसे रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये रिपल्स तुम देखोगे तो ऐसे तुमको दूर जाते हुए भी दिखाई पड़ेंगे, लाइक दिस। ये रिपल्स ऐसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बट तुम अगर देखोगे तो पानी कहीं जा नहीं रहा है। अरे अगर पानी आगे जा रहा होता तो इस पूरे पार्ट का पानी बाहर निकल जाता ना। समंदर, सी का एग्जांपल ले लो, समुंदर में वेव्स बनती है, मालूम है? समुंदर में वेव्स देखा है ना? समुंदर में वेव्स बनती हैं जो अगर पानी पूरा का पूरा चल के आ रहा होता तो पूरा समुंदर का पानी बाहर आ जाता। नहीं, पूरा पानी चल के कहीं नहीं जा रहा है, खाली पानी ऊपर नीचे हो रहा है। समझा? पानी खाली ऊपर नीचे हो रहा है, बस एक साथ सारा पानी अलग अलग टाइम पे ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक वेव जैसा दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने स्टेडियम में लोगों का एग्जांपल दिया ना, लोग अलग अलग टाइम पे उठ और बैठ रहे हैं तो एक वेव दिखाई पड़ रहा है। समझा? ये तुम्हारा हाथ, जैसे इसको मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट्स को, जैसे जब देखो ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे है, ये पार्ट नीचे गया, ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट नीचे, ये पार्ट ऊपर, तो ये एक वेव की तरह दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा हाथ ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, बस ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके वजह से एक वेव आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। सेम यहाँ भी हो रहा है, ये पानी कहीं नहीं जा रहा है, ना तो आगे ना तो पीछे, बस पानी ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा एक वेव का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, या ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये पानी आगे चल रहा है, बट एक्चुअल में पानी कहीं नहीं जा रहा है। जैसे ये रस्सी आगे चलती हुई दिखाई पड़ती है, रस्सी कहीं नहीं जाती है। अरे यहाँ रस्सी फिक्स है, यहाँ से तुम वेव बनाए जा रहे हो, रस्सी अब फिक्स पार्ट अभी भी यही है, रस्सी का है ये एंड तुम्हारे हाथ में ही है, तो रस्सी तो कहीं नहीं गई ना, रस्सी तो यही है जहाँ थी। बस क्या हो रहा है, रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं अलग अलग टाइम पे, जो एक वेव का शेप बना के दे रहे हैं तुमको। समझा? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। आई होप तुमको समझ में आया है। ठीक है, चलो
अब देखो अगला पार्ट समझते हैं। अगला पार्ट क्या है, या ये वेव तो हमको समझ में आ गई। अगली जो वेव है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव मालूम है, ईएम वेव जैसे लाइट होता है, लाइट एक ईएम वेव है, ये हमको मालूम है, लाइट ही अपने पास एक ईएम वेव है और कोई नहीं है। तो ईएम वेव ऐसा वेव है विच डू नॉट रिक्वायर और विच डू नॉट नेसेसरीली रिक्वायर मीडियम। इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। कैसे पता? हमको मालूम है सन से लाइट आ जाता है अर्थ पे, बीच में थोड़ी ना कोई मीडियम है, सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम है क्या? किसी ने मीडियम रखा है तो बता दो। तो अर्थ से सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ जाता है, इसका मतलब लाइट को मीडियम का ज़रूरत नहीं है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो यहाँ मटेरियल मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, यहाँ मटेरियल के पार्टिकल्स का ज़रूरत पड़ता है, यहाँ मटेरियल के पार्टिकल्स का ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे भी वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं ना ऊपर नीचे, यहाँ भी कुछ चीज़ वाइब्रेट होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स vibrate perpendicular to the direction of wave। इसको तुम डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, यानी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, बट उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। दो केसेस हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैरेलल भी वाइब्रेट हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी वाइब्रेट हो सकते हैं। और तीसरा वाला जो होता है, तीसरा वाला एक स्पेशल कैटेगरी का वेव है जो अपने सिलेबस के बाहर है, इसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। नाउ मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर वेव्स ऐसा नहीं है कि मीडियम का ज़रूरत हो, या ऐसा नहीं है कि मीडियम का ज़रूरत नहीं है, दे आर कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट सेगमेंट, एकदम डिफरेंट सेगमेंट में है ये। तो इनके बारे में बस मैं तुमको एक चीज़ बता दूंगा, दैट दीज आर वेव्स एसोसिएटेड विथ ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो वेव नेचर है, वो जो वेव है वो है मैटर वेव। ध्यान से सुन लो, ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है। दिस इज स्टडीड, या दिस इज स्टडीड इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। जब तुम 12th के बाद पढ़ोगे, उसमें भी जब तुम बीएससी लास्ट ईयर में रहोगे, या एमएससी में, या इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में जब रहोगे, तब तुमको क्वांटम मैकेनिक्स आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स इतना जल्दी नहीं आने वाला है, तो बहुत दूर का बात है ये, इसलिए ये स्कोप के बाहर है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जब मोशन में है, जब मैं मूव करा रहा हूँ इसको, सपोज जब अभी ये मोशन में है, तो ये मार्कर सिर्फ एक पार्टिकल नहीं, एक वेव भी है। जब ये मार्कर मूव कर रहा होता है तो इसकी एक वेवलेंथ होती है, इसका एक वेव होता है, ये मार्कर एक वेव बन जाता है। अब ये एक नया चीज़ है जो तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी जाने दो। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि वेव्स का 3 कैटेगरीज है। एक तो मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिसमें कोई मीडियम का ज़रूरत नेसेसरी नहीं है, और एक होते हैं मैटर वेव्स जो इन दोनों से हटके एकदम अलग ही सेगमेंट में है, जो मैटर का वेव नेचर बताते हैं, ठीक है, फाइन। अब इन तीनों से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं, और इन तीनों में से इस वाले पे ज़्यादा हमको डिटेल में बात करना है। ये चैप्टर में हम इसी वेव के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल के बारे में, और मैकेनिकल में भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का बात करेंगे जो होगा साउंड। अब तुमको समझ में आ रहा है चैप्टर का कैटेगराइजेशन कहाँ जा रहा है। हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स का बात करेंगे इस चैप्टर में। वेव्स इन जनरल तुमको समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया है, इतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं अभी। इक्वेशन वगैरह बताऊँगा धीरे धीरे, तो और डिटेल में जाऊँगा, परेशान मत हो। बट फिलहाल के लिए समझ लो वेव होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसमें से कौन सा टाइप हमको आगे पढ़ना है, ये वाला टाइप हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। उसमें से भी एक ही
साउंड। ठीक है, समझ में आ गया? क्लैरिटी एकदम अच्छे से क्लियर है कि क्या पढ़ना है चैप्टर में, क्यों नाम साउंड और वेव्स दोनों है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलो ये नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द फर्दर कैटेगराइजेशन। नोट डाउन कर लिया है? रफ करूं? चलो अब इन सारी वेव्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। देखो थोड़ी सर्दी हो गई, मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, तो आई होप कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा होगा जो भी बोल रहा हूँ। चलो कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, ये सारी वेव्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली मैकेनिकल और ये ईएम वेव से रिलेटेड का बात कर रहा हूँ मैं मैटर वेव के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम जा ही नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग जब भी वेव का बात करेंगे तो मैटर वेव के बारे में सोचना मत, यहाँ मैटर वेव से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, सम कॉमन टर्म्स, जिसमें से पहला टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो मैंने बोला ना, जब वेव मूव कर रही है मीडियम में तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? कभी पैरेलल कभी परपेंडिकुलर। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रस्सी वाला एग्जांपल लिया हमने, रस्सी पे ये एक वेव बनाई हमने, तो क्या हुआ? ये पार्टिकल देखो ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये पार्टिकल अभी ऊपर है, फिर ये पार्टिकल अभी नीचे है, ये पार्टिकल ऊपर है, ये नीचे है, ये वाला कहीं बीच में, एंड सो ऑन। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें पार्टिकल्स एक पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे जाते हैं। जैसे देखो ये वाला पार्टिकल अब इसके बाद कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, फिर यहाँ नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ये जो ऊपर नीचे जाने का एक्सटेंट है, मैक्स टू मैक्स कितने ऊपर जा रहे हैं और मैक्स टू मैक्स कितने नीचे जा रहे हैं, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल इस मीन पोजीशन से मैक्स टू मैक्स इतना ऊपर गया है ना, तो ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। समझा? इसको समझ लो, जैसे वो रस्सी, यही वो रस्सी, इसको तुमने देखो पार्टिकल को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे मूव करा है ना, तो ये मेन पोजीशन था ये वाला, इससे कितना ऊपर कितना नीचे, मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर, मैक्स टू मैक्स कितना नीचे। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन, ये तुम्हारा मेन पोजीशन है, इससे कितना ऊपर और कितना नीचे तुमने भेजा, इसी को तुम क्या बोल रहे हो? एम्पलीट्यूड बोल रहे हो। समझ में आया? तो दो एम्पलीट्यूड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है वेवलेंथ, है ना? वेवलेंथ क्या होता है? अब देखो एक पूरी जो वेव होती है उसका जो पूरा लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़रा ध्यान से देखो ये वेव फिर से कहाँ रिपीट हो रही है, या फिर से ये वाला स्टेट कहाँ आ रहा है, यहाँ से जाके यहाँ पे फिर से ये वाला स्टेट आ रहा है, तो इसको हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। या वेव जिन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये नाम तो सुना होगा ना, जैसे ये जो वेव है इसमें ये जो पार्ट है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं और इसको हम ट्रफ बोलते हैं। पता है ये बात? क्रस्ट और ट्रफ, ये सुनो, ये क्रस्ट और ट्रफ है। वैसे ही ये अगला क्रस्ट, ये अगला ट्रफ, एंड सो ऑन। तो वेव लेंथ का बात करें हम लोग, सो इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, और बेसिकली द डिस्टेंस आफ्टर विच द वेव रिपीट्स, वेव रिपीट करने लगता है खुद को, रिपीट्स इट्सेल्फ। ठीक है, ये वेव खुद को रिपीट करने लगता है,
तो ये रिपीट्स इटसेल्फ का केस कहाँ कहाँ है, जैसे यहाँ से यहाँ पे फिर से रिपीटेशन होगा, या यहाँ से यहाँ पे फिर से रिपीटेशन होगा, या यहाँ से यहाँ पे फिर से रिपीटेशन होगा। मतलब सेम जो स्टेट है वो वापस कहाँ पे मिल रहा है हमको, दैट इज़ द स्टेट, या सॉरी दैट इज़ द वेवलेंथ। फिर इसके बाद आता है थर्ड, टाइम पीरियड। ठीक है, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में वेव को कितना टाइम लगा है। ये देखो वेव है क्या, ध्यान से समझ लो। वेव मैंने बताया ना, वेव वो डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस को एक वेवलेंथ ट्रैवल करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। या फिर अगर मैं टाइम पीरियड का बात करूं तो टाइम पीरियड वो भी टाइम है जितने टाइम में पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है। ऑसिलेशन मालूम है क्या होता है? जैसे ये पेन है, या सपोज ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, इसको मैंने यहाँ की तरफ खींचा और फिर वापस लाया और फिर यहाँ की तरफ खींचा, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है मालूम है? ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। जब ये पार्टिकल यहाँ जाके, यहाँ आके, यहाँ जाके और फिर यहाँ आ जाए, इस पूरे साइकिल को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे ये मैंने रस्सी के पॉइंट को पकड़ा, ऊपर, बीच में, नीचे, ऊपर, ये पूरा एक ऑसिलेशन। देखो मीन पोजीशन से ऊपर, बीच में, नीचे, फिर बीच में, ये एक ऑसिलेशन है। तो जितने टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन करता है उसी को वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। जितने टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कर लेता है ना उसी को हम एक वेव बोलते हैं। ऑसिलेशन को पेंडुलम से रिलेट कर लो सबसे अच्छा। देखो यहाँ एक पेंडुलम है, लाइक दिस। पेंडुलम तो सबने देखा होगा ना, ये एक पेंडुलम है। इसको तुमने सपोज यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ लाके छोड़ा। देखो होगा क्या, यहाँ से जब तुम छोड़ोगे तो पेंडुलम यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ से यहाँ भी जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा। इस पूरे साइकिल को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। पेंडुलम यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। या फिर अगर बीच से काउंट कर रहे हो तो बीच में से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये एक ऑसिलेशन। ध्यान से समझो, पॉजिटिव एक्सट्रीम 0, नेगेटिव एक्सट्रीम 0, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइम इन विच द वेव travels a distance equal to its wavelength। वेवलेंथ के जितना डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल करती है वेव, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जिसको तुमको पता होना चाहिए, जो तुमको पता होने चाहिए। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, सबको पता होगा। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और एक चौथा टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन वन टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी वेव्स बन सकती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि एक टाइम पीरियड में एक सेकंड में कितनी वेव्स बन सकती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर सकता है पार्टिकल। देखो एक वाइब्रेशन करता है तो एक वेव बनती है, मालूम है ना। टाइम पीरियड क्या है? एक वाइब्रेशन में जो टाइम लग रहा है, और एक पूरे वाइब्रेशन का टाइम देखो जरा, एक वेवलेंथ का टाइम है, या एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम है। तो एक वेवलेंथ जितने में एक ही तो वेव आ रही है, यानी इतने टाइम में एक वेव बन रही है, समझा। तो ऐसे एक सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ये एक फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है। ऑल्सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस performed by the particles
इन 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में सबको मालूम है, सबने सुन रखा है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, टाइम पीरियड का यूनिट होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ तो लेंथ है, मीटर हो जाएगा। टाइम पीरियड टाइम है, सेकेंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, जिसका फॉर्मूला मैं तुमको बता दूं। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, या इसी को बहुत फेमस नाम है हर्ट्ज़। सबने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा बार बार। तो ये 4 टर्म्स हैं जो कि कॉमन है सारे वेव्स के लिए। सारे मतलब 2 ही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैं मैटर वेव का बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो उधर छोड़ दो जाना। तो हम लोग सिर्फ मैकेनिकल और ईएम वेव का बात कर रहे हैं, उसमें ये 4 चीज़ें कॉमन है। और उसमें से भी एग्जैक्टली A to Z जो एप्लीकेबल जिस वेव पे है, ये सब वो मैकेनिकल वेव्स पे एप्लीकेबल है। तो इतना कॉपी डाउन करो, फिर हम आगे के 2-3 और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, फेज़ हो गया। ये 2 प्रॉपर्टीज़ और देखना है हमको, फिर हम आगे बढ़ेंगे इनके टाइप्स पे, मतलब मैकेनिकल के भी जो टाइप्स हैं उन पे। टाइप्स हैं बहुत सारे, तो ये नोट डाउन करो अच्छे से। चलो नोट डाउन कर लिया है। अगला हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, और फिर हम थोड़ा फेज़ के बारे में बात करेंगे। देखो वेलोसिटी क्या होता है या वेव वेलोसिटी क्या होता है। ये कौन सा है, 4 हो गए ना, 5वां, ठीक है। वेव वेलोसिटी, ओके। देखो वेव वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ द वेलोसिटी विद विच द वेव ट्रैवल्स इन द मीडियम। तो हमको क्लियरली मालूम है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल वेव है, ठीक है, तो इसका जो एक वेवलेंथ वाला डिस्टेंस है, ये वेव एक टाइम पीरियड में ट्रैवल करता है। यही तो वेवलेंथ का डेफिनेशन है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव को टाइम जो लगता है वो एक टाइम पीरियड है। यानी अगर मैं वेव वेलोसिटी निकालूँ तो ये हो जाएगा वेवलेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी टाइम पीरियड। देखो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, एक वेवलेंथ जितना, कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखो, 1 अपॉन टाइम पीरियड को हमने फ्रीक्वेंसी लिखा था, तो वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है या वेव स्पीड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो एफ लैम्डा आ रहा है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज़ होता है। क्लियरली ध्यान से समझ लो कि जो वेव का स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हो जाएगा, और वेवलेंथ चेंज हुआ तो भी स्पीड चेंज हो जाएगा। ये दोनों ही केसेस में स्पीड चेंज होता है, बट जिसमें से दोनों में से एक चीज़ याद रखना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे ही डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मीडियम में जाके चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे कोई मैकेनिकल वेव है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ श्योर होता है, ये चीज़ कंपलसरी होता है, या ये चीज़ फिक्स होता है। तो एक बात याद रखना, मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, और इसी वेवलेंथ चेंज की वजह से स्पीड में चेंज आता है। मतलब किसी वेव का अगर मीडियम चेंज हो रहा है, या कोई वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है और वेवलेंथ चेंज होता है, उसकी वजह से वेव का स्पीड चेंज हो जाता है। और अगर ध्यान से देखो, यहाँ से क्लियरली हमको दिखाई पड़ रहा है, फॉर अ कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट रखना है हमको, जैसे 2 वेव्स चाहिए जिनका स्पीड सेम हो बट उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग हो, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये भी चीज़ याद रखना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी वेवलेंथ जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतना कम, या वेवलेंथ जितना छोटा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा। जैसे इस वेव का ये वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है कुछ। अब इसका मैं वेवलेंथ देखो छोटा कर देता हूँ, ध्यान दो, मैंने वेवलेंथ छोटा कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड था ना पूरा। अब ज़रा देखो, एक टाइम, उतने ही एक टाइम पीरियड में यहाँ ज़्यादा वेव्स आ रही हैं। या 1 सेकेंड का बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो 1 सेकेंड का बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड का टाइम था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में देखो कितनी वेव आ रही है, एक पूरी आ रही है और दूसरी ऑलमोस्ट आधी आ रही है।
यहाँ देखो 1 सेकंड में कितनी वेव्स आ जा रही हैं, अब 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स आ जा रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड ना। तो यही वो बात है, तुम वेवलेंथ छोटी करोगे, देखो ना वेवलेंथ छोटी हो गई ना, अब क्या वेवलेंथ हो गई है, अब ये हो गई है ना वेवलेंथ, दिखाई पड़ा या नहीं। तो वेवलेंथ तुमने छोटी की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वेवलेंथ बड़ी करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, समझा। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। ज़्यादा सर के ऊपर से तो नहीं निकल रहा है फिज़िक्स, आई होप नॉट। इसको सिंपल ही रखने का ट्राई किया है। देखो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तुमको एचएससी बोर्ड में ऑसिलेशंस चैप्टर नहीं है। मैं एचएससी वालों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तुमको ऑसिलेशंस चैप्टर यहाँ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हारे एचएससी बोर्ड ने एनसीईआरटी कॉपी तो कर लिया है, बट तुम्हारे क्या, मैं भी तो एचएससी बोर्ड में ही पढ़ाता हूँ, तो अपने एचएससी बोर्ड ने एनसीईआरटी को कॉपी तो कर लिया है, बट प्रॉब्लम यह है कि कॉपी करने में चैप्टर्स जो है ना, जितने 11th में हैं उतने डाले नहीं हैं 11th में, कुछ चैप्टर्स 12th में ही छोड़ दिए हैं। जैसे ऑसिलेशंस एनसीईआरटी में 11th में है, तुमको वो 12th में डाला है। ये एक्चुअल जो टॉपिक है ना वेव्स का टॉपिक, ये ऑसिलेशंस के बाद समझना होता है। एक्चुअल में जो वेव्स है ना वो इनफाइनाइट ऑसिलेशंस का कलेक्शन होता है, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, ऐसे इनफाइनाइट ऑसिलेशंस जब होते हैं तो उसके कलेक्शन को ही हम वेव्स बोलते हैं। तो जब मैं एनसीईआरटी प्योरली पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ डिटेल में हम ऑसिलेशन से रिलेट करके पढ़ते हैं वेव्स को, क्योंकि ऑसिलेशंस जो चीज़ है ना वही वेव्स में बार बार बहुत बार हो रहा है। तो एक बार तुमको ऑसिलेशन समझ में आया तो ज़्यादा अच्छे से समझता है, बट ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ऑसिलेशंस वर्ड इसके लिए मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं किया, खाली वो पेंडुलम के एग्जाम्पल में यूज़ किया जहाँ हमको फ्रीक्वेंसी और ये डिफ़ाइन करना था। बट एज अ जनरल इंट्रोडक्शन फॉर वेव्स मैंने ऑसिलेशन टर्म यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में अभी तक आया नहीं है, तुमको 12th में ऑसिलेशंस आएगा, बट फाइन। देखो वेव प्रोपोगेशन का कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर वेव प्रोपोगेशन। द मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी, मतलब वेव जब कहीं से जा रही है तो उसके मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए। 2-3 तरीके का इलास्टिसिटी है, फिलहाल हम सिर्फ वर्ड इलास्टिसिटी का बात करें। जैसे वेव जिस मीडियम से जाएगी उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराएगी या ऑसिलेट कराएगी। अब थोड़ा ऑसिलेशन समझ लेते हैं। जैसे ये वेव चल रही है तो ये पार्टिकल को क्या कर रही है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रही है ना। तो जैसे ये वेव जब जाएगी, कोई भी वेव, मैकेनिकल वेव जब मीडियम से जाएगी तो वो पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराती है, और वो ऑसिलेशन होने के वजह से अगर मीडियम में इलास्टिसिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव आई, ये सपोज यहाँ से एक वेव आई और ये एक पार्टिकल पे पहुँच रही है वेव, इस पार्टिकल को वेव ने यहाँ भेज दिया, देखो इस पार्टिकल को वेव ने यहाँ भेज दिया। अब अगर इस मीडियम के पास इलास्टिसिटी नहीं है तो ये पार्टिकल वापस यहाँ नहीं आ पाएगा ना, और जब वापस यहाँ नहीं आएगा तो वापस यहाँ नहीं आने की वजह से यहीं अटक जाएगा और ये वाइब्रेशन रुक जाएगा, तो ये वेव डाई आउट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रस्सी दीवार से बांधूँ, सपोज जैसे ये दीवार, समझो ये दीवार है, यहाँ पे मैं इस दीवार से रस्सी बांधूँ और वेव भेजूँ, तो क्या मेरी दीवार भी ऊपर नीचे होने लगेगी? नहीं, दीवार के पास इलास्टिसिटी नहीं है। सुन लो ध्यान से, दीवार के पास इलास्टिसिटी नहीं है, तो ये दीवार ऊपर नीचे जाती ही नहीं है, इंस्टेड मेरी वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है। वैसे यहाँ पे भी अगर ये पार्टिकल के पास इलास्टिसिटी नहीं होगा तो वेव इस मीडियम में अब आगे नहीं जा पाएगी, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो डाई आउट हो जाएगी। समझा क्या बोला? डाई आउट मतलब ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे उसकी एनर्जी चली जाएगी। वेव है क्या? एनर्जी है ना, डिस्टर्बेंस है ना। तो अगर इसके पास इलास्टिसिटी नहीं है तो वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट कब होगी? जब इसके पास इलास्टिसिटी होगी। तो मीडियम में अगर वेव को चलना है तो इलास्टिसिटी कंपलसरी है, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स और द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। इनर्शिया का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, so that it can store energy and it can transfer it in the form of waves. इनर्शिया होता है तभी बॉडी एनर्जी स्टोर करता है, अगर इनर्शिया नहीं होगा तो बॉडी एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। जैसे ये पेन को यहाँ रहना है, इसका ये इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, इसीलिए जब मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर लेता है काइनेटिक में, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, इसके पास इनर्शिया का प्रॉपर्टी है ना, इसको यहाँ रहना है। तुम जब इसको इसके पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे
तो ये कहाँ जाएगा, ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा बाय कन्वर्टिंग दैट एनर्जी जो तुमने इसको दी, ये जो तुम इसको उठा रहे हो इसके वजह से ये एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये एनर्जी जो इसको मिलती है तो जैसे तुम छोड़ते हो ये कन्वर्ट कर देता है फिर से काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है ना, इसका रिजल्ट होता है इलास्टिसिटी एक्चुअली। ठीक है। थर्ड, द पार्टिकल्स should be able to store energy and transfer it in the form of waves। ठीक है। देखो ये ऐसा टॉपिक है, इसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते। मैं अगर कट शॉर्ट करने जाऊंगा तो पूरे ब्लैंक हो जाओगे। तो तुमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये मैं तुमको ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये तुम्हारे काम का ही टॉपिक है। तुमको 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा HSC वालों, और 11th वालों के लिए तो पूरा का पूरा, सॉरी CBSE वालों के लिए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है। मतलब उनको वेव्स करके चैप्टर ही है, तो उनको वेव्स से क्वेश्चंस भी आते हैं। तुमको HSC वालों को वेव्स से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, तुमको क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड ही आएगा क्योंकि तुम्हारा चैप्टर साउंड है। ठीक है। अब देखो इसमें और एक टर्म है विच इज़ फेज़। फेज़ क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव लिया मैंने, देखो अभी थोड़ा फेज़ को समझ लेते हैं। ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है। ये एक पार्टिकल है, इस पर पार्टिकल A, ये एक पार्टिकल है पार्टिकल B, ये है पार्टिकल C, ये है पार्टिकल D, ये है पार्टिकल E। अब देखो इसके लिए मैं तुमको एक एनालॉजी यूज़ करूँगा और ध्यान से समझना क्या एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ। एग्जांपल के लिए वेव पूल मालूम है सबको, वेव पूल। पिकनिक विकनिक गए रहोगे ना, वाटर पार्क में या कहीं तो गए रहोगे पिकनिक, आई होप सब लोग गए हो पिकनिक। तो जब पिकनिक जाते हो तो वहाँ एक वेव पूल होता है, स्विमिंग पूल्स में एक वेव पूल होता है। जो बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, वहाँ एज पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एज है और ये पूरा ऐसा स्विमिंग पूल है तुम्हारा, तो यहाँ एज पे एक डिवाइस लगा होता है, या बोल सकते हो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके वजह से दे कैन प्रोड्यूस वेव्स इन द पूल। ये वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एज होता है स्विमिंग पूल का, और यहाँ सब लोग नहा रहे हैं, समझो जैसे ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है। मैं वेव पूल का एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ। देखो जब ये डिवाइस यहाँ से वेव प्रोड्यूस करता है तो क्या होती है, वेव यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे और फिर ये ऐसे आगे जाती है लाइक दिस। ज़रा वेव पूल में खुद को इमेजिन करो, तुमने अगर वेव पूल एंजॉय किया है या अगर वेव पूल में रहे हो तो तुमको मालूम है क्या होता है। जब वेव तुम्हारी तरफ आती है तो वेव तुमको ऊपर नीचे करती है ना। मैं तो फील लेके उठ भी रहा हूँ। वेव जब तुम्हारी तरफ आती है और तुमको जब हिट करती है, जो वेव यहाँ से बनी, तो ये तुमको ऐसे ऊपर नीचे ले जाती है, समझा, ऊपर नीचे ले जाती है। तो ये जो ऊपर नीचे ले जाने का स्टेट है ना, कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे कहाँ पे होगा, वो जो डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी, उसी को हम फेज़ बोल रहे हैं। सुनो सुनो, परेशान मत हो, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन, या सपोज तुम देख रहे हो, जैसे ये पर्सन, तुमको मालूम है ये पर्सन को होगा क्या, ये पर्सन ऊपर नीचे जाएगा ना बिकॉज ऑफ द वेव। तो जब ये पर्सन ऊपर नीचे जाएगा और तुमको बताना हो, सपोज जैसे किसी एक पॉइंट पे कि रैंडमली देखो पर्सन को और तुमको बताना हो कि पर्सन कहाँ जाएगा, अभी तुमको मालूम है पर्सन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ रहा हो सकता है, या नीचे जा रहा हो सकता है, या मेन पोजीशन पे आ रहा होता है। देखो ना, ये पर्सन है अगर, तो एक वेव जब इसको हिट करेगी, ऐसी जाने वाली वेव, तो ये पर्सन को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कराएगी, राइट, यानी ये काइंड ऑफ मोशन कराएगी ना। तो ये जो पर्सन का स्टेट है कि किसी गिवन पॉइंट पे पर्सन कहाँ होगा और कहाँ जाएगा, ये जो डिस्क्राइब करता है ना, उसी को हम फेज़ बोलते हैं। मतलब फेज़ ऐसा क्वांटिटी है जो किसी पार्टिकल का पता चल जाए, कौन से पार्टिकल का, जो पार्टिकल वेव को झेल रहा है, उस पार्टिकल का अगर फेज़ मेरे को पता चल जाए तो मैं बता पाऊंगा कि पार्टिकल आगे कहाँ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फेज़ पता चले कि पार्टिकल का फेज़ यहाँ है, तो इसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि हाँ पार्टिकल या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। उसमें से भी अगर क्लियरली मेरे को फेज़ मालूम हो तो मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं फेज़। फेज़ मतलब क्या होता है, फेज़ मतलब पार्टिकल के स्टेट का पूरा जानकारी, कि पार्टिकल कौन से स्टेट में है।
सिर्फ वो फेज़ वैल्यू जान लेने से तुम बता पाओगे। ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं फेज़। देखो सुनो, फेज़ देख के हमको पता चलता है कि पार्टिकल का स्टेट क्या है या पार्टिकल कहाँ जाएगा। सो फेज़ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, it is a physical quantity which describes the state of the particle. अब जैसे ये वाले पार्टिकल को देखना है मेरे को, ये वाला पार्टिकल ऊपर गया है तो इस वाले का कुछ फेज़ होगा जो मुझे बताएगा कि अब इसके बाद ये पार्टिकल नीचे ही जाएगा। अरे जो एक बार ऊपर पहुंच गया है वो उस ऊपर से और ऊपर थोड़ी जाता है, पानी तुमको निकाल के बाहर थोड़ी फेंक देता है, पानी खाली ऊपर नीचे करता है ना। तो जब ये वाला पार्टिकल ऊपर पहुंच गया है तो अब मेरे को मालूम है कि ये पार्टिकल नीचे जाएगा, और जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मेरे को मालूम है ये पार्टिकल या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे जाएगा। तो अब इसके लिए फेज़ का ज़रूरत है। जैसे ये पार्टिकल देख लो, ये पार्टिकल हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाएगा, जब इसका फेज़ पता हो। तो फेज़ इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के स्टेट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जो देता है उसी को हम फेज़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो पूरी वेव बनी है, ये पूरी वेव में जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग फेज़ होता है। जैसे इसका कुछ फेज़ है, इसका कुछ फेज़ है, इसका कुछ फेज़ है, इसका कुछ फेज़ है, इसका, इन सब का अलग फेज़ है। बोलने का मीनिंग ये है कि वेव पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका अलग अलग फेज़ होता है। देखो जैसे ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा, जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा तब तक ये कई बार ऊपर नीचे कर चुका होगा। वेव पूल का एग्जांपल फिर से समझ लो। सपोज जैसे वेव पूल में एक तुम्हारा दोस्त है जो एकदम वेव के पास खड़ा है, बहुत डेयरिंग वाला है, उसको बहुत खुजली होता है कि मैं वेव के पास जाके थोड़ा ज़्यादा एन्जॉयमेंट ले लूँगा। वो इस वेव के एकदम वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ खड़ा है, मतलब ये वो पहला पार्टिकल है, ये ए है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी सी डी, ठीक है। चलो ये ए है जो बहुत एक्साइटेड रहता है, जो एकदम वेव के नज़दीक जाके खड़ा होता है, उसको ज़्यादा एंजॉय करना है। ये बी है जो मॉडरेट रिस्क लेने को रेडी है कि हाँ चलो इसका देख के मैं भी हैंडल कर लूँगा, कर लूँगी। सी सेफ साइड के लिए, डी एकदम ही सेफ साइड, ठीक है। अब देखो अगर डी को समझना है कि उसके साथ क्या होगा जब वेव उसके पास आएगी, सुनो क्या बोला मैंने, डी को अगर जानना है कि जब वेव उसको हिट करेगी तो उसके साथ होगा क्या, तो उसके लिए वो किसको देखेगा, या तो ए को देखेगा या तो बी को देखेगा या तो सी को देखेगा। क्यों? क्योंकि डी के साथ वही होगा जो सी के साथ हुआ या जो बी के साथ हुआ या जो ए के साथ हुआ, जिसमें से ये सारी चीज़ें जो ए बी सी के साथ हो रही हैं सबसे पहले ए के साथ होंगी। तो ए का जो फेज़ होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ए काफ़ी बार ऊपर नीचे कर चुका होगा जब तक ये वेव डी के पास पहुँचेगी। समझा क्या बोला? समझा या नहीं? नहीं समझा? परेशान हो? सुनो, ये डी एक्सपीरियंस बाद में लेगा ना, जब तक ए पहले एक्सपीरियंस ले चुका होगा। जैसे ये वेव स्टार्ट होगी तो सबसे पहले किसको हिट करेगी? ए को हिट करेगी। तो ए पहले ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद बी ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद सी ऊपर नीचे जाएगा और लास्ट में डी ऊपर नीचे जाएगा। समझो जैसे ये सी है, सी को जानना है कि उसके साथ क्या होगा जब वेव हिट करेगी, तो सी डी को थोड़ी ना देखेगा। सी के साथ अगर कुछ नहीं हुआ है जब तक, तब तक डी के साथ भी तो नहीं हुआ है। अगर वेव सी के पास नहीं पहुंची है तो डी के पास कैसे पहुंच गई? वेव ऐसे ही तो जा रही है ना आगे। तो सी किसको देखेगा? अपने पीछे के पार्टिकल्स को, बी और ए को देख सकता है। तो मतलब इस पूरे वेव में जो इनिशियल पार्टिकल्स होते हैं वो फेज़ में आगे होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं वेव को। और जैसे जैसे तुम आगे जाओगे फेज़ डिक्रीज़ होता जाता है, और जैसे जैसे तुम पीछे जाओगे फेज़ इंक्रीज़ होता जाता है। यानी ये पार्ट डिक्रीजिंग फेज़ का इंडिकेशन है, डिक्रीजिंग फेज़। जैसे जैसे आगे जाओगे फेज़ डिक्रीज़ होगा, यानी सी का फेज़ बी से कम होगा, सी का फेज़ ए से कम होगा, बट सी का फेज़ डी से ज़्यादा होगा। समझा? सी का फेज़ डी से ज़्यादा होगा। इज़ दैट क्लियर? अभी फ़िलहाल के लिए फेज़ इतना ही समझो कि इस वेव में हर पार्टिकल का अलग अलग फेज़ होता है, बस फ़िलहाल के लिए इतना समझो। एक और चीज़ समझ लेते हैं, सेवन्थ प्रॉपर्टी दैट इज़, या सेवन्थ टर्म दैट इज़ डबल पीरियोडिसिटी।
डबल पीरियोडिसिटी। अच्छा, हम जो वेव पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में एक चीज़ समझ लो, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब कौन सी वेव होती है? प्रोग्रेसिव वेव मतलब मैकेनिकल में ही कैटेगरीज हैं ये। मैकेनिकल में होती है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव मतलब अ वेव विच मूव्स फॉरवर्ड इन द मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेव मीडियम में आगे बढ़ती है उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम प्रोग्रेसिव वेव का बात कर रहे थे। ये भी वेव देखो मीडियम में आगे बढ़ रही है, इसके पहले भी जो भी थी सब मीडियम में आगे बढ़ रही थी। एक होती है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, ये वेव अ वेव विच डज नॉट मूव इन द मीडियम, जो मीडियम में मूव नहीं करती है। ये तुम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ठीक है, ये 12th फिजिक्स का पार्ट है। सिर्फ HSC वालों के लिए बोल रहा हूँ, NCERT वालों के लिए 11th में ही ये आ जाता है, सो नो वरीज अबाउट दैट। HSC वालों के लिए ये 12th फिजिक्स का पार्ट है। तुम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव 12th में पढ़ोगे। और प्रोग्रेसिव वेव तुम यहीं पढ़ रहे हो। प्रोग्रेसिव वेव इज़ अ वेव विच मूव्स फॉरवर्ड इन द मीडियम। ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये डबली पीरियोडिक होती है। डबली पीरियोडिक मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैं वेव का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये सपोज़ मेरी वेव है, तो ये वेव को अगर जैसे मैं देखूँ, फॉर एग्जांपल ये वेव मैं देखूँ, तो ये वेव ज़रा ध्यान से देखो, इसका जो अगर ग्राफ है या इस वेव को अगर मैं प्लॉट करूँ, अगर मैंने वर्सेस एक्स प्लॉट किया है, देखो ये वर्सेस एक्स अगर मैं प्लॉट करूँ, एक्स वर्सेस वाई या वाई वर्सेस एक्स, वर्सेस एक्स अगर मैं प्लॉट करूँ, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करके कुछ डिस्टेंस एक्स के बाद कहाँ गया? ये डिस्टेंस पे वेव खुद को फिर से रिपीट करना चालू कर रही है। दिखाई पड़ रहा है? इतने डिस्टेंस एक्स के बाद, इतने एक्स के बाद वेव खुद को फिर से रिपीट कर रही है। तो ये बोलते हैं एक वेव का या वेव का एक पीरियोडिसिटी इन स्पेस। मतलब डिस्टेंस के बाद, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वेव खुद को रिपीट करना चालू कर रही है। जैसे यहाँ से यहाँ तक फिर से वेव खुद को रिपीट करना चालू कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन स्पेस। मतलब ये वेव इतने इतने डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करे जा रही है। दूसरा होता है पीरियोडिसिटी इन टाइम। मतलब यही वेव का अगर मैं स्ट्रक्चर टाइम के रिस्पेक्ट में बनाऊं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसी है, तो भी मुझे ये सेम ग्राफ मिलेगा और इतने इतने टाइम पे ये वेव खुद को रिपीट करेगी एक एक टाइम पीरियड के बाद। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन टाइम। मतलब जो वेव होती है वो पीरियोडिक इन स्पेस और पीरियोडिक इन टाइम दोनों होती है। मतलब ये वेव एक फिक्स डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करेगी और एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगी, ये बोल रहा हूँ। डबल पीरियोडिसिटी का मतलब होता है दैट द वेव रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सो द वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम। बस इतना जान लो, बस हो गया। परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया डबल पीरियोडिसिटी तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा, डोंट वरी। बस फिलहाल के लिए जान लो कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट कर रहा है वेव। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना वेव पूल, तो वेव पूल में देखो जैसे ये वाला पार्टिकल ये जो मोशन कर रहा है, थोड़े दूर के बाद जाके देखोगे तो कोई और पर्सन होगा जो सेम मोशन कर रहा होगा। ए के जस्ट बगल वाला सेम मोशन नहीं करेगा। ए से थोड़े दूर पे जाके देखोगे तो एक पार्टिकल होगा या एक पर्सन होगा जो सेम टाइप ऑफ मोशन कर रहा होगा। जैसे यहाँ देखो बी और डी, ये देखो बी और डी सेम स्टेट में है। जहाँ बी जाएगा वहीं डी भी जाएगा, है ना। बी अगर नीचे जा रहा है तो डी भी तो नीचे ही जाएगा ना, समझा। ये सी देखो अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो ई भी यहाँ से ऊपर ही जाएगा, समझा या नहीं। तो बी और डी का जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है, सेम एग्जैक्ट सेम है। सी और ई का मोशन रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों पीरियोडिक इन स्पेस हो गए, या बेसिकली इनके लिए वेव पीरियोडिक इन स्पेस हो गई। वहीं अगर इसी ए को मैं देखूं, सिर्फ ए को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ए जो मोशन कर रहा है वो एक टाइम के बाद फिर से रिपीट करेगा। जैसे ये बोला ये पर्सन है, इसको वेव पूल हिट करे तो जितनी वेव्स आएंगी सब उसको सेम टाइप ऑफ मोशन बार बार कराएंगी ना।
तो ये वेव पीरियोडिक इन टाइम भी है, यानी यही पार्टिकल सेम मोशन एक टाइम के बाद फिर से कर रहा है। जैसे यही मोशन दो पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंस पे कर रहे हैं, वैसे एक पार्टिकल एक ही मोशन अलग अलग टाइम पे कर रहा है। तो पीरियोडिक इन टाइम, पीरियोडिक इन स्पेस। अब इतना क्लियर बोला है, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, बस ये याद रखो कि वेव पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम थोड़ा आगे का कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव में दो कैटेगरीज जो आती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया था मैंने, मिटाने वाला पार्ट स्किप कर दिया है, लेक्चर लंबा हो रहा है। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहले हमको पढ़ने हैं प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितने पार्टिकल्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव वेव पे, ऑल द पार्टिकल्स of the medium vibrate with same amplitude। सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है, सबका पीरियड सेम होता है और सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। ये तीन चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया तुम्हारे ट्रांसवर्स वेव का, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव का। अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स आगे दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव में भी हम मैकेनिकल का बात कर रहे हैं, ध्यान देना, प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसमें एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे भी तुमने इसको प्रोनाउंस किया हो, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है? देखो ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये रस्सी वाला केस, ये रस्सी पे वेव चल रही है, देखो ध्यान से, वेव इधर जा रही है और ये पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। वेयर एज अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल का बात करें, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक ही जैसा दिख रहा है। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल का बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल में एक लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल समझ लो, साउंड सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। बट लॉन्गिट्यूडिनल तुमको समझ लो होता क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल में ये जो वेव के पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं जो वेव की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर वेव तुम्हारी ऐसी चल रही है तो पार्टिकल्स कुछ ऐसे वाइब्रेट होते हैं, देखो ध्यान से। मतलब ये पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं ना, वैसे ये आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं। ये वेव का डायरेक्शन और ये इनके वाइब्रेशन का डायरेक्शन, आगे पीछे। सो पार्टिकल्स of the medium vibrate parallel to the direction of wave। वेव के डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं लिखा देता हूँ, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग पे जो वेव है वो पैरेलल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स। इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल हो गए। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स अच्छा, इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द पार्टिकल्स हैव
डिफरेंट फेज, ये मैंने अभी बताया ना तुमको पिछले वाले बोर्ड के पार्ट में जब मैं पढ़ा रहा था, तो अलग डिफरेंट फेज वेव्स लिख रहा हूँ, डिफरेंट फेज यानी जो सबसे पहला पार्टिकल है उसका फेज ज़्यादा है, या ऐसे बोल सकते हो आगे वाले पार्टिकल्स का फेज पीछे वालों से कम होता है। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स का अलग अलग फेज होता है, वेयर एज सबका सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड और सेम फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो कैटेगरीज हैं, इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने हैं, डिटेल में है थोड़ा ये, तो देख लो क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू में दिख जाएगा तुमको, 1 मार्क में दिख जाएगा, वेरी शॉर्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन में दिख जाएगा, तो ध्यान से देख लो ज़रा। मैं लिख के दे देता हूँ तुमको एक एक चीज़, मैं लिख के देता हूँ पंकज त्रिपाठी के जैसे। चलो ये नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख लेते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जो तुमको बेसिक्स के लिए इनफ है। बेसिक्स मतलब मार्क्स के लिए इनफ है, 2-3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। देखो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ ट्रांसवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल। ओके, देखो पहला ये है कि वही जो डेफिनेशन है पहला वही तुम डाल दो, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू the direction of wave। ओके, अगला the medium divides in alternate crusts and troughs। मतलब एक ट्रांसवर्स वेव जहाँ से जा रही है वहाँ पे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके का मोशन करेंगे। तो जहाँ पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जहाँ पार्टिकल्स नेगेटिव एक्सट्रीम पे होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो मीडियम जो होता है वो ऑल्टरनेट क्रस्ट और ट्रफ में डिवाइड हो जाता है। यहाँ वापस क्रस्ट आ जाएगा, यहाँ वापस ट्रफ आ जाएगा। वेयर एज यहाँ पे मीडियम डिवाइड्स इन alternate compressions and rarefactions, compressions and rarefactions। यहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं। जैसे ये तुम्हारा कंप्रेशन, ये रैरिफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रैरिफैक्शन। ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स कंप्रेस और रिलैक्स होंगे, यहाँ पार्टिकल्स क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म करेंगे। ठीक है, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन, या बेसिकली द एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन कंप्लीट वेव। यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये एक वेव का पार्ट, या ये पूरा एक वेव हो गया। वैसे ही एक कंप्रेशन, एक रैरिफैक्शन, ये पूरा एक वेव हो गया। सो एडजेसेंट, एडजेसेंट का स्पेलिंग भूल गया एडजेसेंट कंप्रेशंस एंड रैरिफैक्शंस, या एडजेसेंट कंप्रेशन एंड
रैरिफैक्शन। रैरिफैक्शन को रिलैक्सेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स रिलैक्स होते हैं। सो एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन फॉर्म वन कंप्लीट वेव। ठीक है, समझा? ओके। इसके बाद क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जब ये वेव जाती है मीडियम से तो प्रेशर और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, एक्सेप्ट चेंज किस में आता है? ओनली द शेप ऑफ द मीडियम चेंजेस। खाली शेप चेंज होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। यहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज, जैसे कंप्रेशन पे तुम्हारा प्रेशर हाई हो जाता है और डेंसिटी हाई हो जाती है, यानी कंप्रेशन पे हाई प्रेशर एंड डेंसिटी होता है। ये नहीं समझ में आ रहा है लिखा हुआ? थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है तो मैं फास्ट लिखने लगता हूँ। ये तुमको भी मालूम है, तुम भी यही करते हो। वेरएज रैरिफैक्शन जो है, रैरिफैक्शन में लो प्रेशर और लो डेंसिटी होता है। सो लो प्रेशर एंड डेंसिटी। समझा? बोलो समझा या नहीं? फिफ्थ पॉइंट ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन सॉलिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती हैं एंड नॉट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कमेंट में मत लिख दो सर वैक्यूम, अरे ये मैकेनिकल वेव का बात कर रहा हूँ, तो वैक्यूम में तो चांस ही नहीं है। मैकेनिकल वेव को मीडियम कंपलसरीली चाहिए होता है। ठीक है, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। हाथ दुखने लगा। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिखाऊंगा मैं, छठवां पॉइंट, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके, जिसने नहीं लिखा है। एक पॉइंट मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, बस एक ही पॉइंट, ज़्यादा नहीं। 6 बहुत हो गया क्योंकि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क के लिए पूछ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इतना बहुत है। ठीक है, देखो छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनको पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है उनको किसी एक प्लेन में कन्फाइन करना या कंस्ट्रेंट करना, फिक्स कर देना। जैसे जो रस्सी का जो वेव था, ये जो रस्सी का वेव है, इसको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर नीचे करके एक वेव बना सकता हूँ, नहीं, मैं ऐसे ऐसे करके भी तो एक वेव बना सकता हूँ। ऐसी एक वेव बनेगी जो वेव अभी भी इधर ही जाएगी, वेव यहाँ जा रही है और वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर है, तो ये भी ट्रांसवर्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे ऐसे करके ट्रांसवर्स वेव बना सकता हूँ। अरे हमेशा ज़रूरी थोड़ी ऊपर नीचे करके ट्रांसवर्स वेव बने, नहीं, ऐसे ऐसे करके भी ट्रांसवर्स वेव बन सकता है, ऐसे ऐसे करके भी ट्रांसवर्स वेव बन सकता है।
या ऐसे ऐसे करके भी ट्रांसवर्स वेव बन सकता है, ऐसे अभी भी वेव आगे ही जाएगी। तो इन ऑल द कंडीशंस ये जो ट्रांसवर्स नेचर है वो प्रिजर्व है। बट अगर किसी एक ही प्लेन में कन्फाइन करना है कि हाँ ये जो वाइब्रेशन हो वो या तो इधर ही हो या तो इधर ही हो या तो इधर ही हो, देखो इन सब का रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सब के वजह से जो वेव बनेगी वो ऐसे ही जाएगी। तो अगर मुझे कन्फाइन करना है एक डायरेक्शन में तो वो पोलराइजेशन का ऑप्शन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्लेन का चेंज आ ही नहीं रहा है, इसमें पार्टिकल्स खाली आगे पीछे हो रहे हैं। तो आगे पीछे कैसे होंगे? क्या उल्टा घूम जाएंगे? नहीं, आगे पीछे होने का एक ही पॉसिबल ऑप्शन ही है। तो इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, तो इसलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ से, लाइट कैन बी पोलराइज्ड। इसलिए तुम पोलराइज सनग्लासेस पहनते हो, सनग्लासेस कभी यूज़ किया है? पोलराइज वाले आते हैं। और यहाँ से स्टेटमेंट देता हूँ, साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ये कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछ देता है और तुमको लगता है कि ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, या ये तो चीज़ तुमने कभी देखी ही नहीं है। तो यहाँ से याद रखना कि लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, साउंड को पोलराइज नहीं किया जा सकता है। वाई? बिकॉज लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना करके आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ है वेव्स का, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स का कैटेगरी क्या है, टाइप्स क्या है, ये सब चीज़ें। इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में वेव का इक्वेशन देखेंगे। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है। मैंने तो ट्राई किया अपना बेस्ट। चलो, संडे का दिन है, समझ लो अच्छे से, मैं भी जाऊँ नहा धो लूँ। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।